नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम अमृता चौहान है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ CUET PG हिंदी PYQs स्पेशल सीरीज़ के इस सेकेंड पार्ट में। तो आज के वीडियो में 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, जैसा कि इस सीरीज़ में मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आई होप आप सब ने देख लिया होगा, तो सेकेंड पार्ट में आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस कराऊंगी जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 50 प्रश्न करा दिए थे और अंतिम प्रश्न ये था। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि तुलसीदास के समकालीन कवि इनमें से कौन से थे। तो तुलसीदास जी आप सभी को पता है भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और राम भक्ति काव्यधारा के समानांतर ही एक काव्यधारा और चली थी जिसका नाम था कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो जाहिर सी बात है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। तो तुलसीदास के समकालीन कवि सूरदास जी हुए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन से हैं। आप सभी को पता है हिंदी साहित्य का जो तीसरा युग है यानी कि रीतिकाल है, उसके 3 भाग किए जाते हैं, फिर 3 काव्यधाराओं में वो वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले तो आता है रीतिकाल में रीतिबद्ध, उसके बाद में आता है रीति सिद्ध और तीसरे नंबर पे आता है रीति मुक्त। तो यहाँ पर इनमें से कौन से कवि रीति मुक्त, जिसको स्वच्छंद धारा भी बोला गया था, उसके प्रमुख कवि की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। मैं आपको बता दे रही हूँ, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि कवि घनानंद, जिनका ग्रंथ सुजान हित बहुत ही प्रचलित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पुस्तक है और पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। ये है आपका तीसरा प्रश्न आज के वीडियो का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आई होप आप सबको पता हो। नहीं पता है तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि FIK अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। लेकिन ये प्रश्न अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया। ये काफ़ी शुरुआती दौर में पूछा गया था। जैसा कि आप सभी को पता है ये प्रश्न पत्र JNU का 2019 का प्रश्न पत्र है, जब JNU और बाकी सभी विश्वविद्यालय अपने अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। उसके बाद तो CUET PG होना शुरू हो गया था। तो ये प्रश्न अब उतना प्रासंगिक नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो ऐसा कोई लोड लेने जैसी चीज़ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज के वीडियो का चौथा प्रश्न, देसिल वैना सब जन मिट्ठा किसने कहा है। ये उसी ने कहा है जिसको मैथिल कोकिल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि मैथिल कोकिल की संज्ञा किसको दी गई है, विद्यापति जी को दी गई है। तो उनका ही ये कथन है या फिर उनकी ही ये पंक्ति है। और ये किस भाषा की पंक्ति है मैं बता दे रही हूँ। ये अवहट्ट या फिर अपभ्रंश भाषा की पंक्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति जी की है, यानी कि आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। आज के वीडियो का 5वां प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, यानी कि कौन से ऐसे रचनाकार हैं इन चारों ऑप्शंस में से जिन्होंने इस ग्रंथ का सृजन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं कहती हूँ कि आप मुझसे पहले सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया करिए, ताकि आप खुद का भी एक आकलन कर पाएँ कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि शालिभद्र सूरि जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अगले प्रश्न पर बढ़िए। आज के वीडियो का छठा प्रश्न है छंदों का सम्राट किसे कहा गया है। इन चारों में से कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें छंदों का सम्राट कहा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई जी। और इनका ग्रंथ कौन सा है जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना है या फिर हिंदी का पहला महाकाव्य माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो जाहिर सी बात है इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन पर आधारित है। तो आपको पता चल गया होगा। और पृथ्वीराज रासो पूर्ण किसने किया था ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परमाल रासो को आलाखंड के रूप में किसने प्रकाशित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो परमाल रासो को आलाखंड के रूप में, सबसे पहले तो आप यहाँ से ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि परमाल रासो और आलाखंड दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स इलियट ने परमाल रासो को आलाखंड के रूप में प्रकाशित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का 8वां प्रश्न है कौन सी रचना इन चारों ऑप्शंस में से
पुष्पदंत की नहीं है, यानी कि इन चारों रचनाओं में से 3 रचनाएं कवि पुष्पदंत की हैं और एक ऐसी रचना है जो पुष्पदंत की नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पौंमचरियु स्वयंभू के द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपको याद रखना है, पुष्पदंत और स्वयंभू दोनों ही आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं, तो इनकी रचनाएं आपको सभी याद रखनी है। और देवसेन की श्रावकाचार आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत ही बार पूछी गई है। तो ये 3 कवि जो हैं, इनकी रचनाएं आपको ध्यान से याद रखनी है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती रहती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का 9वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि इनमें से सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं थी। सबसे पहले सिद्धों की संख्या क्या है, नाथों की संख्या क्या है, क्योंकि ये प्रश्न में रिपीट होता रहता है। तो सिद्धों की संख्या है 84। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको एडिशनली बताती चलती हूँ, क्योंकि जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं वो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। आप याद रखिएगा, ना से नाथ और ना से 9, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि नाथों की संख्या 9 है। वैसे तो नवनाथ कहा जाता है, जिससे कि नव का अर्थ 9 निकलता है। तो संख्या आप ज़रूर याद रखिएगा। और सिद्धों के नाम याद रखने की एक ट्रिक है, या फिर ऐसी ट्रिक तो नहीं है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस जैसी चीज़ है। सिद्धों में अधिकतर सिद्ध ऐसे हैं, क्योंकि 84 सिद्धों के नाम याद रखना असंभव चीज़ है। तो आपको 84 सिद्धों के नाम याद नहीं रखने हैं। जिनके नाम के अंत में पा आता है, जैसे कि सरप्पा हैं, सबरप्पा हैं, तो वो सारे ही सिद्ध हैं। आप याद रखिएगा, जिनके नाम के अंत में पा आता है, आप याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं है। सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, ऑप्शन बी है, यानी कि सिद्ध ईश्वरवादी नहीं थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का 10वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। आपको इसके बाद में एक प्रश्न और बताना है, जो कि मैंने अंतिम वीडियो में बताया था। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा माना है, और सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको बताना है। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, बहुत ही आसान ट्रिक थी, मज़ेदार ट्रिक थी, आप कभी नहीं भूलेंगे उससे। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में आप कितना अटेंटिव होकर वीडियोस को सुनते हैं या फिर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि सत्यवती कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का 11वां प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, यानी कि इनमें से कौन से आचार्य हैं जिन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दादू दयाल की नहीं है, यानी कि इन चारों रचनाओं में से 3 ऐसी रचनाएं हैं जो दादू दयाल की हैं और एक ऐसी रचना है जो दादू दयाल की नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है। तो 62वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ज्ञानबोध दादू दयाल की रचना नहीं है। इनकी हरडेवानी रचना बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंगवधु बहुत बार पूछी गई है। ये दोनों रचनाएं तो आप स्टार मार्क करिए, ना जाने कितने बार परीक्षाओं में रिपीट हुई हैं। सीयूईटी पीजी में ही नहीं, बाकी आप देखेंगे सीयूईटी पीजी के अलावा जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उनमें ये बहुत बार पूछी गई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का 13वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुई है ये पंक्ति। तो आपको बतानी है ये पंक्ति किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की पंक्ति है ये। तो ये संत रैदास की पंक्ति है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट बन जाता है। नहीं याद है ये पंक्ति तो नोट डाउन कर लीजिए, और जब रिवाइज करिएगा तो बार बार ये पंक्तियाँ रिवाइज करिएगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर 4 रचनाएं दे रखी हैं और उनके रचनाकार भी दे रखे हैं। आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन ऑप्ट आउट करना है जहाँ पे रचनाकार और रचना सुमेलित नहीं है। कुतवन की मृगावती है, याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ। कुतवन के नाम के अंत में वन आता है और मृगावती के शुरुआत में मृग आता है। तो मृग कहाँ रहता है? वन में रहता है, जंगल में रहता है। तो आप ये अब कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा ऑप्शन बी है मंझन मधुमालती, सही है। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ। मधु का अर्थ होता है शहद, शहद
जो होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपने छत्ते में शहद को कैसे धीरे धीरे चुन चुन कर लाती हैं, मांझ के रखती हैं अपने किसको, छत्ते को। कैसे आपको खुद ही पता है कितना एक एक बूंद शहद मिलता है किसी फूल से, तो कितना समय लगता है उस छत्ते को मांझने में। तो मंझन की रचना है मधुमालती। ये दोनों रचनाएं आई होप अब आपको बहुत ढंग से याद हो गई होंगी। इसके बाद तीसरी है नंददास की रूपमंजरी और शेख नबी की नवदीप। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है। पहली दो रचनाओं की ट्रिक मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये दोनों बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें आप मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शेख नबी नवदीप। यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न या फिर आज के वीडियो का 15वां प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुई है। अनुराग बांसुरी किस रचनाकार के द्वारा सृजित की गई है? ये ग्रंथ किसका है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि ये रचना नूर मोहम्मद की। बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रतन हजारा किसकी रचना है? ये आपको बताना है कि ये ग्रंथ किसका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ये रसनिधि की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? यहाँ पर चिंतामणि से बात हो रही है, चिंतामणि त्रिपाठी की। वैसे आपको चिंतामणि से एक और शब्द याद रखना चाहिए, फिर एक और ग्रंथ याद रखना चाहिए, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, जिसका शीर्षक भी उन्होंने चिंतामणि ही रखा था। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि चिंतामणि एक निबंध संग्रह भी है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आप पहले बताइए कि इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि त्रिपाठी की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है, यहाँ पे इस प्रश्न में आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक रही थी। तो यहाँ पर जब आप खुद से जाके भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि रस रहस्य और रस विलास दोनों ही रचनाएं चिंतामणि की नहीं है। श्रृंगार मंजरी और कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ये दोनों ही रचनाएं इनकी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न है या फिर आज के वीडियो का 18वां प्रश्न है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यही है ना पूरी पंक्ति। तो आपको बतानी है ये किसकी पंक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये कबीरदास जी की पंक्ति है। आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, कबीरदास जी की रचनाओं का जो संकलन है उसे क्या कहा गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने पिछले पार्ट में बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपके रिवीजन के तौर पर आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरह वारिश किसकी रचना है? इसका आपको जवाब देना है। हो सकता है आप पहली बार ये रचना सुन रहे हो, तो आपको इसका जवाब अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था, आपको एक चार्ट बनाना है, एक तरफ रचनाएं लिखनी है, दूसरी तरफ रचनाकार लिखने हैं जो आपको याद नहीं होते या फिर जो आप नए सुन रहे होते हैं परीक्षाओं में रिपीट होते हुए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, ये कविबोधा की रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न है, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में भी मिस्टेक है, यहाँ पर दो ऑप्शंस सही होंगे, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर कोक सागर घनानंद की रचना नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में डी, यानी कि इश्कनामा भी घनानंद की रचना नहीं है। यहाँ पर सुजान सागर और इश्कलता दो रचनाएं इन रचनाओं में से घनानंद की हैं। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न है, कौन सी रचना इनमें से मतीराम की नहीं है? इसका आपको सही जवाब देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि रस प्रबोध मतीराम की रचना नहीं है। बाकी रसराज भी इनकी रचना है, ललित ललाम भी इनकी रचना है, व्रत कौमुदी भी इनकी रचना है। तीनों ही रचनाएं आपको रटी हुई होनी चाहिए, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई हैं। मतीराम को आप छोड़कर मत जाइएगा, इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है ये पंक्ति किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पंक्ति पूछी गई है। लिखा है, अति सूध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। यह किसकी काव्य पंक्ति है? आपको बताना है। आई होप इसका जवाब आपको पता हो, क्योंकि ये पंक्ति न जाने कितने बार रिपीट हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कवि घनानंद, उन्हीं की ये पंक्ति है।
अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न में आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं और आपको इनमें से गलत ऑप्शन चूज करना है। ऊपर लिखा तो है सही विकल्प चुनिए, लेकिन यहाँ पर आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शंस यहाँ पर सुमेलित हैं, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह जी की ही रचना है, सही है। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा जी की ही रचना है, ये भी सही है। और कविता के साक्षात्कार अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन माधव मुक्तिबोध की ही रचना है। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब 3 रचनाएं सुमेलित हैं तो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये रचना है किनकी, अगर अशोक वाजपेयी की नहीं है तो। ये हिंदी साहित्य जगत के एक महत्वपूर्ण समीक्षक रहे हैं मलयज, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा, उनकी ये रचना है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि 3 उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी के हैं, एक ऐसा उपन्यास है जो उनका नहीं है। तो आपको यहाँ पर इसका सही जवाब देना है। तो 74वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैशाली की नगरवधु। ये रचना किसकी है? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है कि ये रचना किसकी है, इसलिए मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। ये रचना है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की। आपको याद रखना है किसकी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की ये रचना है, वैशाली की नगरवधु। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न है, कौन सी कृति इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आंचलिक उपन्यासों का जनक भी कहा जाता है, जिनके उपन्यास मैला आंचल और प्रति परिकथा दोनों ही बहुत प्रचलित हैं। तो आपको अब इनमें से बताना है कौन सी रेणु की कृति नहीं है। तो यहाँ पर परख रेणु की कृति नहीं है, दिव्या रेणु की कृति नहीं है, राग दरबारी भी रेणु की कृति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक रेणु की कृति है, वो है जुलूस। तो अब आप सुन लीजिए बाकी रचनाएं किसकी हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लिए जाए। सबसे पहले सुनिए, राग दरबारी किसकी रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। एक उपन्यास है जिसमें भारत की राजनीति पर करारा व्यंग किया गया है। किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल जी की। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद आइए, दिव्या उपन्यास किसका है। दिव्या उपन्यास है यशपाल का, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ऑप्शन है, यानी कि परख किसका है। परख है जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास आप याद रखिएगा, त्यागपत्र उपन्यास आप याद रखिएगा, न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। जैनेन्द्र और यशपाल की कृतियां आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 76वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, एक और रचनाएं, दूसरी ओर रचनाकार दे रखे हैं। इनमें से आपको चूज करना है कौन सा विकल्प गलत है। पर ऑप्शन बी आपका सही है, यानी कि मुझे चांद चाहिए अरुण कमल की रचना नहीं है। किसकी है? अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए। ये रचना है सुरेंद्र वर्मा जी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि इनमें से रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार कौन है। इसका आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशल्या वैसंत्री जी हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार हैं, इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा मुख्य बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। यहाँ पर आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है प्रिय प्रवास को। अब आपके लिए एक एडिशनल प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। मैं अभी आपको एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आप याद कर पाएंगे पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानिए, ऑप्शन ए है। बाकी ब्रजभाषा, भोजपुरी और बुंदेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। आप इसको याद करने की ट्रिक अब देखिए। यहाँ पर आप ऐसे याद करिएगा, पूर्वी हिंदी के लिए ए, बी और सी, ये 3 बोलियां हैं इसकी। कौन कौन सी? ए से होगा यहाँ पर अवधी, नोट डाउन करिए। बी से होगा यहाँ पर बघेली, आप इसको भी नोट डाउन करिए। और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। तो आपने यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बोलियाँ बहुत ही आसानी से याद कर ली। 3 ही बोलियाँ हैं, ए बी सी। ट्रिक है याद करने की, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी जी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि एक और पत्रिकाएं दे रखी हैं, दूसरी ओर उनके संपादक दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको चयनित करना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है, यानी कि गलत है। समन्वय पत्रिका निराला की है, या फिर कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी की है, मतवाला जयशंकर प्रसाद की है, हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी की है। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर जो युग्म असंगत है वो है ऑप्शन सी, मतवाला पत्रिका का संपादन जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं किया था। किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मतवाला पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया? अब आप खुद ही से ऑप्शन पहले चूज करिए, मैं तो उत्तर आपको बता ही दूंगी कि इनमें से चारों पत्रिकाओं में से एक ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतेंदु पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने 3 ही पत्रिकाओं का संपादन किया था, वो है बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। तो आपको इनकी ये तीनों पत्रिकाएं तो याद रखनी ही हैं। और जो ये पत्रिका है भारतेंदु पत्रिका, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क करिए। अब सुनिए ये पत्रिका है किसकी, यानी कि इसका संपादन किसने किया था अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया था तो इस पत्रिका का संपादन कार्य किया था राधा कृष्ण दास ने। आप नोट डाउन कर लीजिए कि भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे, राधा कृष्ण दास जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन न जाने कितने बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उद्दंत मार्तंड। यहाँ पर मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ये इतने बार रिपीट हो चुका है और इतना आसान है कि आपको याद अभी तक हो ही जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, क्योंकि ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का पहला रिपोर्टाज है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इससे रचना के संदर्भ में मैंने आपको खैर जवाब तो दे ही दिया है कि ये एक रिपोर्टाज विधा की रचना है और ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। रिपोर्टाज विधा की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया पहला रिपोर्टाज है। तो आप ये 3 तथ्य इसके संबंध में याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। ये एक पंक्ति है, किसी आलोचक ने कही है, तो आपको बताना है ये किस आलोचक की पंक्ति है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए। परीक्षाओं में कई बार ये पंक्ति एज इट इज़ पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये पंक्ति नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में यही पंक्ति रिपीट हो जाए। इसलिए आप किसी भी चीज़ को हल्के में तो बिल्कुल भी मत लें कि पहले पूछा जा चुका है तो अब नहीं पूछा जाएगा। अभी भी इस पंक्ति के पूछे जाने की संभावनाएं उतनी ही हैं जितनी पहले थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि ये पंक्ति नामवर सिंह जी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी एक पंक्ति दी गई और पूछा गया है कि ये पंक्ति कौन है, किसकी है। पंक्ति है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इस पंक्ति के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर सही देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये कथन अगर आपको नहीं पता था तो इसको भी आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में एक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी और पूछा गया है कि इस पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की, आपको बालकृष्ण भट्ट की, आपको प्रताप नारायण मिश्र की, आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की और आपको छायावाद में निराला और पंत और उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इनके द्वारा जिन जिन पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया आपको वो ज़रूर याद रखनी है, बार बार पूछी जाती रहती परीक्षाओं में। अब आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बता दे रही हूँ, आई होप आप सबने दे दिया होगा। ऑप्शन ए, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाता है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक रचना इनकी है झूठा सच, ये आपको याद रखनी है। इसके संदर्भ में आपको एक तथ्य और याद रखना है कि ये उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, क्योंकि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
खंजन नयन उपन्यास किस कवि के जीवन पर केंद्रित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। खंजन नयन उपन्यास हो या फिर मानस का हंस हो या फिर आषाढ़ का एक दिन हो, ये किस कवि के जीवन पर केंद्रित है? तीनों ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों ही रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। तो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। सबसे पहले तो जानिए ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न कल को आपसे पूछ लिया जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि ये उपन्यास अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। आप इसको नोट डाउन करिए। अब किसके जीवन पर केंद्रित है? तो ये ऑप्शन बी यानी कि सूरदास जी के जीवन पर केंद्रित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद कौन सा उपन्यास है? जाहिर सी बात है, आप सबको पता है, प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लेखन कार्य कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य करना शुरू किया था। तो चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद इनमें से कौन सा उपन्यास है? इसका जवाब आपको यहाँ पर सही देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रंगभूमि उपन्यास पहले चौगाने हस्ती शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है, यानी कि ऐसा कौन सा रचनाकार है जिसे जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता या फिर प्रवर्तक माना गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसी कहानी है जो भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित नहीं है? 3 कहानियां तो ऐसी हैं जो भारत विभाजन पर आधारित हैं, एक ऐसी है जो भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वापसी कहानी भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? कसाईवाड़ा की रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, शिवमूर्ति, आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली नामक हिंदी फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दुविधा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है शव यात्रा के लेखक कौन है? यानी ये कहानी है और पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र? मैंने आपको इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में इस प्रश्न का जवाब दिया था। तो ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, वो तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, उसने कहा था। ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। उनकी एकमात्र कहानी, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक ही कहानी लिखी थी, उसने कहा था। इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, वो भी पूछा जाता है। सन 1915 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का अंतिम दूसरा प्रश्न है, उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य किसने कहा है? तो इसको आपको यहाँ पर सही जवाब देना है इस प्रश्न का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य किसने कहा था? तो उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहने वाले आलोचक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, दिनमान के संपादक कौन थे? एक पत्रिका है दिनमान, इसके संपादक कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से 2 एडिशनल प्रश्न बता दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जानिए इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, जिनका नाम इन ऑप्शंस में नहीं है। तो इस पत्रिका को शुरू करने वाले व्यक्ति थे अज्ञे जी, जो इसके प्रथम संपादक भी थे। अब ये पत्रिका कब शुरू की गई थी? दूसरा तथ्य है, सन 1965 में दिनमान पत्रिका निकाली गई थी। इसके प्रथम संपादक थे अज्ञे। इसके बाद अब इस प्रश्न का उत्तर जानिए कि दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे। तो दिनमान पत्रिका के संपादक इन चारों ऑप्शंस में से एक ही थे, रघुवीर साहे जी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रघुवीर साहे जी इस पत्रिका के दूसरे संपादक थे। पहले अज्ञे थे, दूसरे साहे जी थे। तो आपको ये तथ्य याद रखना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज के वीडियो में भी हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टारगेट पूरा कर लिया है और आपके लिए जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को चैनल से जोड़िए ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अपने हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी मदद होगी वहाँ से। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।